तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वाउचिंग ऑफ परचेज बुक, है ना, कि जो परचेज बुक है उसको किस तरह से जो ऑडिटर है वो चेक करता है। तो ऑडिटर सबसे पहले इंटरनल चेक सिस्टम को चेक करता है कि इंटरनल चेक सिस्टम कंपनी के अंदर है या नहीं। अगर इंटरनल चेक सिस्टम है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो फिर जो ऑडिटर है वो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी टेक्निक है वो अडॉप्ट करता है। उसमें देखिए किस तरह से वो ऑडिटिंग करता है। सबसे पहले चेकिंग द एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, कि जो बिल होते हैं रिलेटेड जो भी इनवॉइस होते हैं उसके बेस पर ईच एंड एवरी एंट्री ऑफ परचेज बुक दैट इज़ चेक्ड, है ना। रैंडमली बेसिस पर भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनल चेक है और वो सेटिस्फाइड है तो जरूरी नहीं है कि सारी एंट्रीज़ को ही चेक करे। तो देखिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखता है जब वो इनवॉइस चेक करता है। सबसे पहला जो इनवॉइस है वो किसके नाम से होना चाहिए, बिज़नेस के नाम से, इंस्टीट्यूशन के नाम से होना चाहिए। सेकंड, इनवॉइस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सिग्नेचर होनी चाहिए, है ना। एंड थर्डली कि जो सप्लायर का नाम है वो परचेज बुक में मतलब इनवॉइस के ऊपर नेम ऑफ द सप्लायर वही होना चाहिए जो परचेज बुक में लिखा गया है, वो अलग नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इनवॉइस नंबर है, डेट, अमाउंट, है ना, दैट में भी करेक्टली एंटर्ड, इसको सही एंटर किया जाना चाहिए परचेज बुक में भी और इनवॉइस पर भी। अगर ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया गया है तो दैट हैड बीन डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस अमाउंट, अगर इनवॉइस अमाउंट से काटा हुआ है तो उसको भी शो किया जाना चाहिए। बट परचेज बुक में ओनली जो नेट अमाउंट है उसकी एंट्री होती है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। इनवॉइस इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, है ना। इनवॉइस जो है वो क्लाइंट के बिजनेस से होना चाहिए, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड ही खर्चा हो या परचेज हो, उससे रिलेटेड ही इनवॉइस होनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। सेकेंड, मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ लॉस्ट वाउचर, कि अगर कोई वाउचर लॉस्ट हो जाता है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, कि अगर कुछ इनवॉइस नहीं मिल रहे हैं तो उससे जो रिलेटेड एंट्रीज़ हैं, है ना, उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। जैसे सप्लायर से जो गुड्स परचेज़ की थी उनसे डुप्लीकेट इनवॉइस मांगे जा सकते हैं, है ना, या उसके साथ जो सेकेंडरी पेपर्स तैयार होते हैं जैसे परचेज़ रिक्विजिशन स्लिप तैयार होती है या अदर पेपर तैयार होते हैं, ऑर्डर बुक तैयार होती है ना, तो उससे जो है वो, या गुड्स रिसीव्ड रजिस्टर रखा हुआ है उसमें उसकी एंट्री होती है। तो ये जो सेकेंडरी वाउचर्स हैं उनसे भी ऑडिटर चेक कर सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग द गुड्स इनवर्ड बुक, कि गुड्स इनवर्ड बुक की गुड्स आए उसको भी ऑडिटर चेक कर सकता है विद द परचेज़, कि परचेज़ की एंट्री कितनी है, गुड्स रिसीव नोट कितने का तैयार किया हुआ है, या गुड्स इनवर्ड बुक जो है वो उसको भी चेक कर सकता है ऑडिटर। और इनको चेक करके ये देखता है कि ये सब मैच होना चाहिए, कोई भी एंट्री ऐसी ना हो जो परचेज़ बुक में करने से रह गई हो या किसी की डबल एंट्री हुई हो, ट्वाइस एंट्री हुई हो। उसके बाद है चेकिंग टोटल एंड पोस्टिंग, कि जो परचेज़ बुक है उसमें टोटल भी चेक करना चाहिए, अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो भी रैंडमली चेक की जानी चाहिए, ताकि अगर वहाँ कोई मिस्टेक हो तो ऑडिटर उसको जो है वो पकड़ ले और उनको बता सके। तो जनरली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की मिस्टेक्स होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऑडिटर को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, कि अगर कंसाइनमेंट बेसिस पर गुड्स को रिसीव किया गया है या गुड्स रिसीव्ड हुई हैं ऑन अप्रूवल, है ना, दैट शुड ऑल्सो बी एग्जामिन, उनको भी एग्जामिन कर लेना चाहिए कि इनको एज ए परचेज़ तो आपने शो नहीं किया, क्योंकि जब तक वो एक्चुअल परचेज़ नहीं मानी जाती तब तक हम इनको परचेज़ बुक में शो नहीं करते, है ना। तो दैट शुड नॉट हैव बीन एंटर्ड इन परचेज़ बुक। तो गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट है या ऑन अप्रूवल बेसिस है कि पसंद आएगी तो रखेंगे, अदरवाइज़ उसको रिटर्न कर देंगे, तो उसको हम एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको वो परचेज़ कर लेते हैं फिर इसको परचेज़ बुक में आप एंटर कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चेक होगा, इनवॉइस, गुड्स इनवर्ड बुक, कॉपी ऑफ ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड नोट, ये सारी चीज़ें इसमें वाउचर का काम करेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा वाउचिंग ऑफ परचेज़ रिटर्न बुक, कि अगर जो परचेज़ रिटर्न बुक है उसकी वाउचिंग किस तरीके से की जाएगी। सबसे पहला, अगर व्हेन अ परचेज़ इज़ रिटर्न, कि अगर जो परचेज़ है वो वापस किया जाता है तो जो बायर है जिसने कि परचेज़ किया है, सपोज़ फार्म इज़ द बायर, तो बायर एक डेबिट नोट बनाता है, वो सेलर को भेजता है ना। तो ऑडिटर चेक करेगा इस डेबिट नोट को भी जो सेलर को भेजा गया है, फिर सेलर इसके बदले में उसके रिस्पॉन्स में एक क्रेडिट नोट भेजते हैं। तो ये जो दोनों नोट हैं, डेबिट नोट जो परचेज़र ने बनाया, क्रेडिट नोट जो सेलर ने बनाया, दैट शुड बी सेम, तो वो चेक करेंगे। सेकेंड, ऑडिटर शुड चेक द क्रेडिट नोट एंट्रीज़, क्योंकि परचेज़ रिटर्न बुक में जो एंट्री होंगी वो क्रेडिट नोट के अकॉर्डिंग होंगी, उसको चेक करेगा कि दैट ऑल एंट्री शुड बी करेक्ट। थर्डली, जो एंट्री है गुड्स रिटर्न की, जब गुड्स गेट से बाहर जाते हैं तो गुड्स आउटवर्ड
रजिस्टर में या गुड्स आउटवर्ड बुक में भी इसकी एंट्री होती है, तो उससे भी चेक किया जा सकता है। इसके अलावा गुड्स डिस्पैच नोट बनेंगे, है ना, और गुड्स आउटवर्ड बुक में भी इसकी एंट्री होगी। तो गुड्स डिस्पैच नोट एंड एंट्रीज इन गुड्स आउटवर्ड बुक, उसको भी चेक किया जाएगा। यूजुअली जो फ्रॉड होते हैं वो गुड्स रिटर्न एट द बिगनिंग और क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें होते हैं, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस भी अगर कुछ है तो उसको भी चेक करेगा। एंड आफ्टर एग्जामिनेशन जितने भी क्रेडिट नोट हैं उसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि इसकी एंट्री हो चुकी है ना, सो दैट इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड अगेन, ताकि इसको दोबारा प्रेजेंट ना किया जा सके। तो यहाँ पे जो वाउचर होंगे क्रेडिट नोट, गुड्स आउटवर्ड बुक, गुड्स डिस्पैच नोट और कॉरस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट है वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक। अब जो सेल्स बुक है उसकी वाउचिंग किस तरीके से की जाती है कि सबसे पहले उसी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, है ना, उनको चेक किया जाएगा। तो देखो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ भी ऑडिटर यही देखेगा इंटरनल चेक सिस्टम है या नहीं है, तो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। अगर सेटिस्फैक्ट्री होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाएगा, प्लानिंग करेगा, है ना। और देखो कौन से पॉइंट्स वो ध्यान में रखेगा। सबसे पहला कि जो ऑर्डर रिसीव हुआ सेल का, है ना, उसको चेक करेगा। जो उससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस है उसको चेक करेगा। सेल्स बुक में जो एंट्री हैं या गुड्स डिस्पैच नोट हैं, गुड्स आउटवर्ड बुक है ना, जो गेट पे रखी हुई है, दैट शुड बी सेम, उन सबको चेक करेगा। इसके अलावा सेल्स रिकॉर्डेड अ फ्यू वीक बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको भी चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली विंडो ड्रेसिंग हो जाती है कि कुछ टाइम पहले जो सेल होती है कई बार उसको नहीं दिखाया जाता या ज़्यादा दिखा दिया जाता है, तो उसको भी चेक करेगा। ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो उसको भी चेक करेगा कितना दिया गया है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है या गुड सेंट ऑन अप्रूवल है, उसको चेक करेगा कि इसको कहीं एक्चुअल सेल तो कंसिडर नहीं कर लिया गया। जब तक कि वो सेल नहीं होती तब तक उसको एक्चुअल सेल कंसिडर नहीं किया जाता, इसको सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो और अगर कुछ गुड्स हैं जो वीपीबी बेसिस पर भेजी गई हैं, है ना, नॉट एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। जब तक कि कस्टमर इसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक इसको सेल नहीं मानना है। और इसके अलावा इट शुड सीन दैट कैपिटल सेल हैव नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू सेल, है ना। कैपिटल सेल को कैपिटल सेल मानना है, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग है ना, तो उसको हम रेवेन्यू सेल नहीं मान सकते हैं, उसकी एंट्री अलग होगी। तो इन सब को जो ऑडिटर है वो चेक करेगा सेल बुक को और किस तरह से पोस्टिंग हुई है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर आपका जो वाउचर्स हैं वो होंगे ऑर्डर रिसीव, गुड डिस्पैच नोट, गुड्स आउटवर्ड बुक या जो रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस है, ये इसके वाउचर हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए छोटा सा सेल्स रिटर्न बुक, जैसे परचेज़ रिटर्न की टाइम कुछ फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखा था, ऐसे यहाँ पर भी जो ऑडिटर है सबसे पहले इंटरनल चेक सिस्टम को चेक करेगा, उसके बाद इन बातों को ध्यान में रखेगा कि सेल्स रिटर्न बुक में जो एंट्री हुई है उसको क्रेडिट नोट एंड काउंटर फॉइल उसके साथ चेक करेगा। और जब गुड्स रिटर्न की होंगी तो गुड्स इनवर्ड बुक में इसकी एंट्री हुई होगी उसके साथ मैच करेगा। इसके अलावा सेल्स रिटर्न बुक में भी एंट्री हुई होगी, लेज़र अकाउंट में भी पोस्टिंग हुई होगी, उसको चेक करेगा। ऑडिटर शुड स्पेशली चेक सम रैंडम एंट्रीज, है ना, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको चेक करेगा, वहाँ मैनिपुलेशन हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कस्टमर्स को भेजे जाते हैं फॉर सेटलमेंट, है ना, उसको भी टाइम टू टाइम चेक करेगा। तो यहाँ पर भी जो वाउचर्स हैं वो क्या है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंस, इससे जो है वो ऑडिटर उसको चेक कर सकता है। नेक्स्ट है वाउचिंग ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। तो बिल रिसीवेबल बुक को किस तरह से वाउच करेगा, वही सेम पहले अपने इंटरनल चेक सिस्टम का बताना है कि उसको चेक करेगा। इसके अलावा जो मैच्योर्ड बिल हैं जिनकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है उसको चेक किया जाएगा। कंपेयर करेंगे बिल रिसीव्ड को बाय द ड्यू डेट, कि कब इसकी ड्यू डेट है और कैश बुक में कब इसकी एंट्री की गई है। कैश बुक और बैंक पासबुक दोनों को चेक करेगा। कोई बिल की अगर डिस्काउंटिंग हुई है तो पासबुक में उसकी एंट्री होगी, है ना। और अगर कोई बिल डिसऑनर हो गए हैं तो जो रेलिवेंट एंट्री है इन फाइनेंशियल बुक दैट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, कि अगर डिसऑनर हुए हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ। इन केस ऑफ बिल्स इन हैंड दैट हैव नॉट मैच्योर्ड, जो बिल अभी मैच्योर नहीं हुए, है ना, तो द ऑडिटर मस्ट वेरीफाई दैट सच बिल्स आर विद द क्लाइंट, ठीक है। और इसी तरह से जो बिल रिसीवेबल बुक है उसकी कास्टिंग को या उनकी पोस्टिंग जो लेज़र अकाउंट में की गई है उसको भी वो चेक करेगा कि पोस्टिंग भी सही हुई है या नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर जो वाउचर्स हैं, बिल की कॉपीज़, कैश बुक, पासबुक एंड बैंक सर्टिफिकेट, ये हो सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वाउचिंग ऑफ बिल पेबल। उसी तरह से बिल पेबल को भी चेक किया जाएगा विद द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स के साथ, और बिल का जो एविडेंस है वो देखा जाएगा कि कितनी पेमेंट हुई है और मैच्योरिटी की डेट क्या थी। ठीक है, तो इसको कैश बुक और पासबुक दोनों के साथ वेरीफाई किया जाएगा। अगर पेमेंट कैश में हुई है तो रिसिप्ट होगी, बैंक चेक से पेमेंट हुई है तो पासबुक में एंट्री होगी, है ना। इन केस एनी पेबल हैज़ बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट, तो उसको भी चेक किया जाएगा कि क्या वो रीज़नेबल था या नहीं। जो भी बिल की पेमेंट हुई है उसकी कॉपीज़ या जो उसका काउंटर फॉइल है ना, वो अभी तक अगर मैच्योर नहीं हुए, नॉट येट मैच्योर्ड, तो उसके जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं वो भी वहाँ पर चेक किए जा सकते हैं। इसी तरीके से जो लेज़र अकाउंट है बिल्स पेबल का, उसको भी देखा जाएगा कि उसमें पोस्टिंग सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए, वाउचर्स, पे बिल जो होंगे, और रिसिप्ट ऑफ रिसीवर्स, और वी कैन से कैश बुक, पासबुक, स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, ये वाउचर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है वाउचिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर। तो बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर जर्नल प्रॉपर रखा जाता है, जिसमें सारी जो एंट्रीज़ हैं, रेलिवेंट एंट्रीज़, वो की जाती हैं, जो किसी और बुक में नहीं की जाती, वो जर्नल प्रॉपर में की जाती हैं। तो देखिए क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला ओपनिंग एंट्रीज़। ये जो एंट्रीज़ हैं वो चेक की जा सकती हैं बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसके साथ, या करंट ईयर की जो वर्किंग पेपर्स है उसके साथ। तो अगर बिज़नेस परचेज़ किया गया फ्रॉम द वेंडर, ओपनिंग एंट्रीज़ पास की गई हैं, तो एग्रीमेंट चेक किया जा सकता है क्लाइंट और वेंडर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है ना। और कंपनी के केस में आर्टिकल को देखा जा सकता है, या डायरेक्टर्स का जो मिनट बुक है दैट शुड बी एग्जामिन्ड, जिसमें प्रॉपर जो अकाउंट्स हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, वो मेंटेन किया जाता है, तो मैनिपुलेशन पता चल जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज़ होती हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती हैं, है ना। तो इसको भी चेक किया जा सकता है फ्रॉम बैलेंस शीट, और वी कैन से फ्रॉम लेजर्स। तो ऑडिटर को जो बैलेंस है वो चेक करने होंगे कि अप्रोप्रिएट अकाउंट में कितना बैलेंस और कितना ट्रांसफ़र हुआ है। बेड डेट्स को चेक किया जा सकता है कि प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसकी एडिक्वेसी, है ना, जो वेरीफाई कर सकते हैं उसकी एडिक्वेसी को। एंड ही शुड चेक दैट सच डेट आर रिटन ऑफ एनी अंडर प्रॉपर अथॉरिटी, कि इसको जो है वो राइट ऑफ किया गया हो। डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अगर बनाया गया है तो वो सही ढंग से बनाया गया है या नहीं, उसके लिए मिनट बुक को आप देख सकते हैं, है ना, या फिर आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। एडजस्टिंग एंट्री अगर कोई की गई हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, या प्रीपेड एक्सपेंडिचर के लिए, या एक्रूड एक्सपेंडिचर के लिए, या डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व के लिए अगर कोई हैं, तो वो इसी कैटेगरी में आती हैं एडजस्टमेंट एंट्री में। ऑडिटर जो है वो इन सब को क्या करेगा, चेक करेगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ किस चीज़ की गई हैं और सेम कैलकुलेशन है या नहीं। ट्रांसफ़र एंट्री अगर कोई हुई है तो उसको भी वो चेक करेगा, है ना, उसके लिए रीज़न बताएगा ट्रांसफ़र एंट्री क्यों की गई है। कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन है तो दैट शुड बी चेक बाय चेकिंग द परफॉर्मा इनवॉइस, या जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, या जो अकाउंट सेल रिसीव हुई है ना, उसके थ्रू इस तरह के ट्रांजैक्शन को भी चेक किया जा सकता है। तो ये हमारा था कुछ जर्नल प्रॉपर। ये आगे कुछ वाउचर ऑफ क्रेडिटर्स लेजर दे रखा है, ये आप पढ़ लेना, सिंपल वही बातें हैं, दोबारा रिपीटेड हैं, है ना। सेल्स लेजर है, जर्नल लेजर है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, टीमिंग एंड लेडिंग सिस्टम, जो कि कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है टीमिंग एंड लेडिंग। तो देखिए, टीमिंग एंड लेडिंग वी कैन से कि शॉर्ट टर्म मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होती है बाय डिलेइंग द पेमेंट, कि जो पेमेंट है या जो रिसिप्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट, वो अगर लेट कर दी जाए या पेमेंट लेट कर दी जाए तो उससे भी कई बार मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है फंड का। तो इसी को हम कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। अब ये देखिए, इसको आप एग्जांपल से समझा सकते हैं कि सपोज़ कैशियर ने 1000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव किया ऑन 30th मार्च को रिसीव किया 1000 रुपीज़, लेकिन वो उसको शो नहीं करता रिसीप्ट को, उसको शो करता है वो कब, अप्रैल में या मई में या जून में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इतना टाइम वो अमाउंट अपने पास रखता है। तो ये क्या कहलाता है, मिस एप्रोप्रिएशन, कि उसने कुछ टाइम के लिए रिसिप्ट को शो नहीं किया, उसको डिलेड कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया लेटर अगेंस्ट सम अदर रिसिप्ट। तो इट इज़ रेफर्ड टू टीमिंग एंड लेडिंग। तो इट मीन्स कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट, कि छुपाना, है ना, शॉर्टेज दिखाना कैश की, और जबकि वो है नहीं, और कैसे कि लेट रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तो होगा लेकिन लेट होगा। तो इसको हम कहते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। तो अकॉर्डिंग टू लॉ टीमिंग एंड लेडिंग भी अलाउड नहीं है, इसको भी मिस अप्रोप्रिएशन ही माना जाता है,
जिस डेट को रिसिप्ट आती है उसी डेट को ही शो की जानी चाहिए और जिस डेट को पेमेंट होती है उसी डेट को शो की जानी चाहिए। देखिए एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे सपोज़ एक राम एक कैशियर है, डज़ नॉट एंटर ₹2000 रिसीव फ्रॉम श्याम इन कैश बुक। शाम से उसको 2000 रुपीज़ रिसीव हुए, वो उसको एंटर नहीं करता कैश बुक में और उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है। कुछ टाइम के बाद जो मोहन है, थर्ड पर्सन, पहला राम था, राम को रिसीव हुए शाम से, ठीक है। अब मोहन राम को देता है कितना 3500, तो वो क्या करता है कि 3500 अपने पास रख लेता है, उसमें से 2000 रुपीज़ जो है वो शाम के नाम से एंटर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसके पास 3500 हो गए, 2000 पहले और 1500 अब। उसके बाद उसको 5000 मिलते हैं किससे, सोहन से। इसमें से वो 3500 मोहन के अकाउंट में डलवा देता है और बाकी अपने पास रख लेता है और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि कैशियर के हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टीमिंग एंड लेडिंग। आप देखिए टीमिंग एंड लेडिंग के लिए ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। सबसे पहला जो ऑडिटर है वो कैश बुक की एंट्रीज़ को चेक करेगा, उसकी जो कार्बन कॉपीज़ हैं रिसिप्ट की उसको चेक करेगा। सेकेंड, वो कैश बुक को चेक करेगा विद द बैंक पासबुक कि उसके अंदर भी अमाउंट सेम होना चाहिए। सेम डे अगर कैश रिसीव हुआ तो बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ। ही शुड टैली द बैंक पेन स्लिप, कि बैंक की जो पेन स्लिप है उसको भी टैली करेगा विद द एंट्रीज़ इन कैश बुक, कैश बुक में जो एंट्री की गई हैं। और कोई चेक की स्प्लिटिंग तो नहीं हुई, मतलब जितना चेक रिसीव हुआ उतना ही वो डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स का, है ना। तो ये भी चेक करेगा। बैड एंड डाउटफुल डेट्स अगर कोई हैं तो ऑडिटर उसको भी चेक करेगा और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर, मतलब प्रोविज़न बनाया गया या एक्चुअल बैड डेट्स हैं तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के साइन होने चाहिए, वो अप्रूव करेगा। और अगर कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है विद द डेटर्स तो मतलब उसकी कॉपी उस कॉरेस्पॉन्डेंस की लगा सकते हैं, डेटर से वो पर्सनली भी बात कर सकता है, तो वो चेक कर सकता है और यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है वो उसके साइन करेगा। आप देखिए इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ऑब्वियसली फ्रॉड हो सकता है टीमिंग एंड लेडिंग से, है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इससे लॉस हो सकता है। वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन की कम हो गई क्योंकि जो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए था वो आज नहीं आया, वो कुछ टाइम बाद आया। एंड इट इंक्रीजेज द ऑडेसिटी अमंग एम्प्लॉयज़, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको मोटिवेट किया कर सकते हैं या एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं इससे फ्रॉड करने के लिए। और कई बार जो कैशियर है वो अनेबल होता है टू मेक गुड द अमाउंट एम्बेजल्ड बाय हिम, कि वो उस टाइम तो यूज़ कर लेता है लेकिन जब ऑडिटर उसको कहता है डिपॉजिट कराने के लिए उस टाइम उसके पास वो अमाउंट नहीं होता, है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए टीमिंग एंड लेडिंग के कोई एडवांटेज नहीं है, उसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसको जो है वो अवॉइड किया जाना चाहिए कि टीमिंग एंड लेडिंग नहीं होनी चाहिए कंपनी के अंदर। और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट।